सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। कल हमने देखा कि डीजी ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें बड़ी क्लियरली, बड़ी वाज़े अंदाज में की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमने देखा कि एक मखसूस सियासी जमात जिसकी जानिब से प्रोपेगेंडा जो कि किया जाता है, हर बात पर किया जाता है, पाक फ़ौज इनका पहला टारगेट होती है। पाक फ़ौज के अहम जो शख्सियात हैं उनकी तस्वीर को किस तरह वहाँ पर शेयर किया जाता है, उनके बारे में गलत खबरें फैलाई जाती हैं। बहुत से अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और हमने देखा कि कल PTI सेक्रेटरीट पर जब छापा मारा गया और पुलिस ने बताया कि हमारे पास बाकायदा शवाहिद भी हैं और जिस तरह वहाँ से डिस इन्फॉर्मेशन एक लैब बाकायदा काम करी थी, बाकायदा डिस इन्फो का एक वो हब बना हुआ था वो मकाम, और वहाँ से किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ किस तरह वहाँ से मवाद शेयर किया जाता था। फिर उस मवाद को बाकायदा जो ट्विटर हैंडल्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, जो कुछ पाकिस्तान में भी ऑपरेट हो रहे हैं, कुछ बाहर भी ऑपरेट हो रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जो दूसरे ममालिक हैं, गैर मुल्की एजेंसियाँ भी इनको बड़ा सपोर्ट कर रही हैं इस मामले में। और फिर ये हक़ाइक़ भी सामने आए। फिर कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर ऑपरेट करते हैं, हमने देखा उनमें बहुत से हमारे सहाफ़ी बरादरी के भी लोग हैं जिन्होंने नाम भी पाकिस्तान से कमाया, पैसा भी पाकिस्तान में कमाया, इज़्ज़त भी पाकिस्तान ने उनको दी, शोहरत भी दी, लेकिन पाकिस्तान से बाहर गए और उन ममालिक में बैठ के पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तानी रियासत पर खुलकर वो तनकीद करते हैं। और ज़ाहिर बात है डॉलर आते हैं इनको, यूट्यूब अकाउंट्स इनके चलते हैं, पाकिस्तान पर, रियासत पर, पाक फ़ौज पर तनकीद करके। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए जो अपने आप को पाकिस्तानी बताते हैं दूसरे ममालिक में बैठकर, लेकिन अल्फाज वो बोलते हैं दुश्मन ममालिक वाले, या फिर आप कह लें कि ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि उनके अल्फाज जो हैं वो दुश्मन ममालिक के हेडलाइंस बनती हैं, उनकी अखबारों की, उनकी TV चैनल्स की, और दुश्मन ममालिक शायद कहते होंगे कि ऐसे लोगों की वजह से शायद हमें दुश्मनों की भी ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर बात है दुश्मन को खुशी मिलती है जब अपने ही लोग अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाने की बात करते हैं, और ये सारा कुछ पैसे की वजह से हो रहा है। ये जो उनको डॉलर्स आते हैं यूट्यूब से, और शर्म से डूब मरने का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने ही मुल्क को बुरा कह के पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कल बहुत सी बातें जो स्पीकर साहब ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको भी तोड़ मरोड़ कर कह लें कि हक़ाइक़ को मसक करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये जो शतुंगड़े हैं सोशल मीडिया पर, एक बाकायदा एक प्रॉपर एक गैंग बना हुआ है जो कि वहाँ पर एक जत्थे की सूरत में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी अपना एक रंग देने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी खुलकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। इस पर बात करने के लिए आज मैंने डॉक्टर कमर चीमा साहब को दावत दी है जो कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इशूज़ पर। उनसे मैं बड़ा डिटेल डिस्कशन करूँगी कि आखिर ये जो टोला है, इंतशारी टोला, ये चाहता क्या है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, DG ISPR ने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी सुनी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीज़ें जो बड़े वाजे करके बता दी गई, उसके बावजूद प्रोपेगेंडा किया जाता रहा एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से। क्या समझ आ रही है आपको इस प्रोपेगेंडे की? देखिए, पहली बात तो ये है कि समझने की ज़रूरत है कि जो DG ISPR ने अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बात की कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म कैंपेन है। सो जिसमें फ़ौज जो है वो ऑलरेडी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही है, लेकिन इसके साथ सोसाइटी और जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं स्टेट के, वो हेल्प करेंगे ताकि वो जो मिलिट्री ऑपरेशन वो जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो कामयाब हो सके और लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। ये एक बात है। अब होता यूं है कि जैसे ही अज़्म इस्तेहकाम से हवाले से बात होती है तो हम एक चीज़ को नोट करते हैं कि कुछ सियासी हलके उसको पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो जेलों में है, इमरान खान साहब जेल में हैं, तो वो समझते हैं कि अगर हम कोई डील कर सकें, अगर हम ये कह सकें कि जी हाँ जी, हम आपको ये अज़्म इस्तेहकाम को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमारे जो लीडर को जेल में डाला हुआ है, तो इससे शायद वो एक बार्गेन कर सकें। सो एक प्योर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म कैंपेन को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। और हमने ये देखा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर कहीं पे पुलिस या फौज की शहादतें हो रही हैं तो गवर्नमेंट उस तरह ना तो क्रिटिसाइज करती है दहशतगर्द जमातों को, ना शहदा के जनाजों में जाते हैं, ना वो कोई इस तरह बोलते हैं कि जिसे पता चले कि ये हमारे शहीद हैं।
सो खामोशी जो है, हमें तो ये बड़ी खतरनाक खामोशी है कि चारों सूबों में से एक सूबा दहशतगर्दी में शहीद होने वाले फौजी और सिपाहियों की शहादतों पे भी अगर नहीं बोलता, तो मतलब ये किस चीज़ का मुल्क है और उन्होंने किस चीज़ का हल्फ उठाया हुआ है। मैं समझता हूँ ये तनकीद सिर्फ इसलिए की जा रही है कि प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हमारे लीडर को छोड़ो या केसेस खत्म करो, तो तब हम आपको दहशतगर्दों के खिलाफ इस कैंपेन में मदद करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ ब्लैकमेलिंग है, पाकिस्तान के ये तो कॉन्स्टिट्यूशन सीधी की सीधी वायलेशन है। ब्लैकमेलिंग है वाकई। जी, ब्लैकमेलिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, और मैं समझता हूँ इसको एज ए सोसाइटी तमाम स्टेक होल्डर्स को इसको रिजेक्ट करना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब एक और चीज़ ज़रा समझाइएगा, तो दो मुल्क हैं उनके दरमियान जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, ये बात है किसी भी तरह से फुल प्रूफ पूरी तरह से नहीं हो सकती है, दोनों ममालिक उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करना चाहूँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से, तो बहुत सी कोशिशें अगर हमारी जानिब से की जाएँ, हमने तो उनकी मेहमान नवाजी भी कितनी अच्छी की, इतने साल हम अच्छे एक होस्ट बने रहे, मेहमान बने रहे, लेकिन जैसे ही हमने ये रेगुलेट करने का सोचा और ये डिसीजन लिया कि बाकी तमाम ममालिक में जब आप जाते हैं तो वहाँ के आप जितने भी कवानीन हैं उनको फॉलो करते हैं अपने पासपोर्ट के लिए, वहाँ पे कैसे आपने स्टे करना है, वहाँ पे जाने का जो तरीका होता है, वहाँ पे स्टे का जो तरीका होता है। लेकिन जैसे ही हमने वो डिसीजन लिया, मुझे तो लगता है हम पहले ले सकते थे, उसमें हमने देर कर दी, उसके बाद भी किस किस तरह का रिस्पॉन्स आया इस जमात की जानिब से, फिर बाकी आपके सामने पूरी सूरत हाल, तो ताली दो हाथ से बजती है। तो ये पार्टी इस पॉइंट को नहीं समझ पा रही कि कुछ मामलात में आपकी तरफ से पूरी एफर्ट होती, दूसरी तरफ से करना हो तो फिर क्या हो सकता है? डॉक्टर साहब, ये जो आपने बॉर्डर मैनेजमेंट की बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दुनिया का कोई मुल्क भी हो, उस पे जो बॉर्डर है वो एक मुल्क तो मैनेज नहीं कर सकता, दोनों मुल्क मैनेज करना होता है। अब अगर आजकल देखें तो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के ऊपर टेंशन्स बढ़ी हुई थी, क्योंकि बांग्लादेश की फौज मसरूफ थी, तो बहुत सारे जो बंगाली हैं हालात खराब होने की वजह से इंडिया में घुस रहे थे। तो क्या इंडिया अकेले बॉर्डर को मैनेज कर सकता है? नहीं। इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को देखा जाए तो पाकिस्तान की फौज की लिमिटेशंस हैं उस बॉर्डर को मैनेज करने में, अगर अफगान तालिबान मैनेज ना करें, एक बात। और दूसरा ये है कि आम राय ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो बॉर्डरों पे होती है। देखिए, बॉर्डर्स पे और बहुत सारे ग्रुप होते हैं, वहाँ पे आपको पता है एक्साइज एंड टैक्सेशन के लोग होते हैं, वहाँ लेवीज के लोग होते हैं, वहाँ और अदारे मौजूद होते हैं जिनका काम वहाँ पे स्मगलिंग को रोकना या बाकी जो बॉर्डर मैन FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके लोग होते हैं। फौज तो पिछले स्टेप पे होती है, आगे जो अदारे काम कर रहे होते हैं वो तो बिल्कुल और होते हैं। फौज अपने बाकी इदारों की असिस्टेंस में आती है, लेकिन ये कहना कि फौज बॉर्डर पे खड़ी है या फौज बॉर्डर पे वहाँ पे जो है वो FIA के खिदमात अंजाम देगी या कस्टम की या एक्साइज की खिदमात अंजाम देगी, तो वो तो ना तो उनकी जॉब है और ना ही वो कर सकते हैं। जिस चीज़ को समझता हूँ जो बात होनी चाहिए वो ये है कि क्योंकि हमें फौज से प्रॉब्लम है कुछ धड़ों को, तहरीक इंसाफ को और बाकी कुछ नेशनलिस्ट पार्टीज को खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में, तो वो कह रहे हैं कि जी हर लिहाज में आपने फौज को बीच में लेके आना है। मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी से लड़ने की जो कैंपेन है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हो सकती है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ इसका नुकसान पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। अगर हमने इसको अच्छे अंदाज से डील ना किया और अगर हमने इसको ऐसे ही जाने दिया जैसे ये है कि हाँ जी फौज पे तनकीद करो सुबह दोपहर शाम एंड और ये जो फौज ही है जो सारे मसलों का हल है, फौज पे ज़रूर तनकीद करें जहाँ पे उनका सियासी किरदार है, फौज पे ज़रूर तनकीद करें जहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो है वो अपने ओथ को ऑनर नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ पे जिधर उनका किरदार नहीं है, जहाँ पे उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, वहाँ पे ये कहना कि फौज जो है वो इन्वॉल्व है, मैं समझता हूँ दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, इसमें एक और पहलू ये भी निकलता है कि ना सिर्फ ये फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्होंने लड़ाई ले ली है ना अपने ही मुल्क की फ़ौज से, जो कि किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं है, काबिल मज़म्मत अमल है कि आप अपनी रियासत के ख़िलाफ़, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा रात सुबह दोपहर शाम करते रहते हैं सोशल मीडिया पर और दूसरे ममालिक में बैठ कर। अब तो मतलब ये बात सामने भी आ चुकी है कि जो अभी ये कल आपने देखा होगा जो PTI सेक्रेटरीट पे जब पुलिस ने शवाहिद
की भी बात की कि शवाहिद वहाँ पकड़े गए कि जी वहाँ पे किस तरह बाकायदा एक डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ पे बाकायदा इंफॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन एक लैब बनी हुई है, बाकायदा हब बना हुआ है और वहाँ पे जो गैर मुल्की एजेंसियाँ हैं वहाँ से इन्वॉल्वमेंट है बाकायदा, और किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ से ख़बरें जनरेट होती हैं, प्रोपोगेंडा किया जाता है, जिसमें जो कच्चे जहन है, ये इमेच्योर जहन कह लें, टीनेजर्स कह लें, कि जो बड़ी जल्दी इनके प्रोपोगेंडा में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, और ये बाकायदा डिजिटल दहशतगर्दी, बिल्कुल सही कहा DG ISPR साहब ने कि डिजिटल दहशतगर्द हैं। तो कमर चीमा साहब, आपको क्या समझ आती है इसमें? दूसरा पहलू ये है कि ना सिर्फ फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं बल्कि अपनी काली करतूतों को भी छुपा रहे हैं। इनकी चीखें क्यों निकल रही हैं? स्मगलर्स की चीखें निकलें, क्या ये खुद स्मगलिंग माफिया है? देखिए, डिजिटल दहशतगर्दी जो है ना, ये देखिए पूरी दुनिया में आपने साइबर टेररिज्म के हवाले से सुना होगा। साइबर टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो दुनिया को अवेलेबल है, पता है। देखिए, कोई भी ग्रुप जो अपने सियासी या समाजी फायदे हासिल करने के लिए कंप्यूटर या उससे रिलेटेड किसी भी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा हो कि हुकूमत और हुकूमत के अदारों को नुकसान पहुंचाया जाए, वो एक साइबर टेररिज्म में आता है। सो जो इसको कर रहा है, मैं समझता हूँ उसको पूछा जाना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे जहन साजी की गई फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ और अवाम के खिलाफ, कि अवाम का मोरल नीचे किया जाए, अवाम को डिग्रेड किया जाए, अवाम के अदारों को डिग्रेड किया जाए। और इसमें जारी बात है, कल जो DG ISPR ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा जी कि क्रिमिनल नेक्सस हैं, पॉलिटिकल माफियाज हैं और टेरर नेटवर्क्स जो हैं, ये इनका आपस में एक गठजोड़ है ताकि जो इलीगल ट्रेड है उससे फ़ायदा उठाया जा सके। सो द मोमेंट स्टेट जो है वो इलीगल ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करती है, द मोमेंट स्टेट उनको जो है वो इंगेज करने की कोशिश करती है कि इसको ख़त्म किया जाए, उसी वक्त ये सारे के सारे उठ के सामने आ जाते हैं। और अब इन्होंने क्या किया है कि ये जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, पॉलिटिकल माफियाज हैं, टेरर नेटवर्क्स हैं, इन्होंने सोशल मीडिया की स्पेस में इन्वेस्टमेंट की है ताकि फौज को जिसने रूल ऑफ लॉ या रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करनी है, उनको जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू करो, उनको अवाम के सामने गंदा करने की कोशिश करो कि देखो ये जो है वो ये इन्वॉल्व हैं, देखो जी ये स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। जहाँ पे फौज स्मगलिंग में इन्वॉल्व है वहाँ सजाएं दिलवाएं, वहाँ पे हाईलाइट डॉक्टर साहब, मेरा सवाल इस पर आपने ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया कि ये बेसिकली जो चीखें मार रहा है टोला, ये टोला क्यों इतनी चीखें मार रहा है? चीखें तो फिर उसकी निकलती हैं ना जिसकी नफ्स पे आपने हाथ रखा होता है। ये फ़ौज पे तो बिला वजह इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सबको पता है। गैर कानूनी धंधे इनके अपने हैं जो चीखें मार रहे हैं। ये जो इंतशारी टोला चीखें मार रहा है, चिल्ला रहा है, तनकीद कर रहा है, इल्ज़ामात की बुछाड़ कर रहा है हमारे इदारे पे, बेसिकली ये खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे ना, चीखें मारने वाले। मैंने आपको बताया कि ये क्रिमिनल नेक्सस क्या है। बेसिकली ये सियासी माफिया के क्रिमिनल नेक्सस हैं जो देखें जो इलीगल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। इसीलिए तो ये चाहते हैं कि अदारों पे हमला किए जा सकें, इनके अपने इंटरेस्ट हैं, इसी को तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्रिमिनल नेक्सस। और वो शोर मचा रहे हैं, यानी वो मुहावरा जो कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी जी, और प्लस टेरर नेटवर्क, इनके आपस में इंटरेस्ट। देखें दहशतगर्द कहां से पैसा कमाते हैं, वो इसी इलीगल ट्रेड से पैसा कमाते हैं। पॉलिटिकल माफिया भी इलीगल ट्रेड से पैसे कमा रहा है। क्रिमिनल नेक्सस जो है वो दहशतगर्दों को भी सपोर्ट करता है। और डॉक्टर साहब आप ये देखें, आपने पैसे कमाने की बात की, अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये जो हमारे ही यहाँ बहुत से लोग यहाँ से नाम और पहचान बनाकर गए, कुछ हमारे सहाफ़ती कम्युनिटी के लोग भी हैं जो अब बाहर वाले ममालिक में बैठे होते हैं, AC वाले ठंडे कमरों में, और ठंडे ममालिक में जहाँ अंदर शायद हीटर चल रहे होते हैं लेकिन ठंडे ममालिक हैं, वहाँ बैठकर फ़ौज पर तनकीद कर रहे होते हैं। उस एक फ़ौजी पे तनकीद कर रहे हैं जो धूप में खड़ा हुआ है हमारी हिफाजत के लिए, बॉर्डर पे खड़ा हुआ है हमारी हिफाजत के लिए, और ये उन पर जब तनकीद करते हैं, लोगों की जहन साजी करते हैं, तो इनको आते हैं डॉलर, इनके यूट्यूब अकाउंट्स चलते हैं, ढेर सारी ये तनकीद करते हैं, इंडियन इनके व्यूवर्स हैं जो देखते हैं, और बड़ी जीनत बनती हैं इनकी अल्फाज जो ये अपने मुल्क के बारे में बोलते हैं, वहाँ की हेडलाइनों की जीनत बनते हैं। इनको शर्म नहीं आती है, तो वहाँ से भी डॉलर कमाते हैं ये मुल्क पे तनकीद करके। फिर ये हुब्बुल वतनी के हवाले से बातें करते हैं, फिर इनके लिए गलती से वो गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो उनको सर से पाँव तक आग लग जाती है। देखिए, अपने मुल्क के लिए आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं,
देखिए, अगर आप नेशनलिस्ट नहीं हैं, आप अपनी कौम के साथ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, अपनी मिल्लत के साथ खड़े नहीं हुए, तो अगर आपको किसी मुल्क और ने नेशनैलिटी या ग्रीन कार्ड या कुछ और दे भी दिया थोड़े अरसे के लिए, तो उसकी क्या वैल्यू है? आप हैं तो पाकिस्तानी ना, दुनिया में आप मरते दम आप पाकिस्तानी ब्रिटिश भी होंगे, पाकिस्तानी अमेरिकन भी होंगे, पाकिस्तानी फ्रेंच भी होंगे, लेकिन हैं तो आप पाकिस्तानी। सो अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इंसल्ट करने से या पाकिस्तान के खिलाफ बात करने से आपको 4 एक ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे, दुनिया आपको देख लेगी, तो वो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं। देखिए, अपने मुल्क जिस शख्स के अंदर नेशनलिज्म की पावर नहीं है, मैं समझता हूँ वो उस शख्स का क्या दुनिया में मकसद ही क्या है। सो ये जो लोग हैं जो समझते हैं कि हम अपने छोटे सियासी मकासद के लिए, छोटे फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए अगर हम रियासत पाकिस्तान को कमजोर करें, मैं नहीं कहता कि रियासत पाकिस्तान परफेक्ट है, इकोनॉमी खराब है, सिविल सुप्रीमेसी है कोई नहीं, पार्लियामेंट कमजोर है, फौज का हम रोल देख रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में इन्होंने जो है वो खुद कहते हैं। देखें, ये पाकिस्तानी सियासतदान दुनिया के वाहिद सियासतदान हैं जो कहते हैं कि फौज हमारी हेल्प करे। इमरान खान साहब कहते हैं मैं फौज से बात करनी है, मैंने सियासतदानों से बात ही नहीं करनी। सो इन लोगों ने खुद ही अदारों को ड्रैग किया हुआ है। मुझे आज तक ये चीज समझनी है कि एक तरफ ये कहते हैं हमने फौज से बात करनी है, दूसरी तरफ इन्हीं के जो अकाउंट्स हैं, पीटीआई के अकाउंट्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुलकर नाम लूंगी, इनके अकाउंट्स हैं, और सारा दिन ये जो फौज की आला शख्सियात हैं उनके हवाले से उनकी तस्वीर को क्या क्या करके, क्या क्या लिख कर, ये किस तरह शेयर कर रहे होते हैं, इदारे के बारे में क्या क्या बातें कर रहे होते हैं, प्रोपोगेंडा भी उन्हीं के खिलाफ कर रहे होते हैं, बात भी उन्हीं से करनी है। यही बात है ना मैडम कि बात भी उन्हीं से करनी है, लड़ाई भी उन्हीं से करनी है, और कहना है कि हमारी मदद करो इन सियासतदानों के खिलाफ, हमारी मदद करो जुडिशरी से के खिलाफ, हमारी मदद करो हमें बाहर से लोन लेके। मतलब ये कैसे सियासतदान है? मैं समझता हूँ हमने बहुत बड़ा वक्त जाया किया पाकिस्तान में तीसरी ताकत को लाने का। ये जो हमारे कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लोगों का व्यू था ना कि मुल्क में तीसरी ताकत होनी चाहिए, हमें तो मजा आ गया तीसरी ताकत का कि मुल्क भी स्टैग्नेंट हो गया। अभी फिच की रिपोर्ट के मुताबिक हम अगले 10 साल इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट रहेंगे। ये मुझे लग रहा है कि अगर हमने इमीडिएटली पॉलिटिकल सोल्यूशन ना रखा और स्टेट ने आयरन हैंड इस्तेमाल ना किया, मैं आपको बात बताऊं, ये चीजें ठीक नहीं चलने वाली। बाकी 2 मिनट है, जरा मुझे बता दें आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं इशूज़ पर। अभी कल ये एतराफ़ जुर्म भी किया है बानी चेयरमैन पीटीआई ने कि जी मैंने पूरा अमन एहतजाज का बोला था। आपने सुना होगा उनका वो स्टेटमेंट सामने आया है सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की। इसको ज़ाहिर बात एतराफ़ जुर्म ही कहा जाएगा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है ये, और फिर वो जो एहतजाज था वो कितना को पूरा अमन था वो सब ने देख लिया। अब ये बाकायदा एक एविडेंस है, और उसके अलावा और भी बहुत से एविडेंस है 9 मई के हवाले से, फुटेजेस, किस तरह ये लोग फौजी तनसीबात पर चढ़ दौड़े, किस तरह इन्होंने शोहदा के मुजस्मों की जो है अपनी तरफ से मतलब उनके वक़ार को मुतासिर करने की कोशिश की, शोहदा के जितने भी लवाहिकीन अहले खाना है उनकी दिल आज़ारी की, उनको तकलीफ़ दी, बल्कि पूरी कौम को तकलीफ़ दी। तमाम जो कौम है जो कि हुब्बुल वतनी को जानती है, इस जज्बे से सरशार है, जो पैट्रियाट्स हैं वो बड़े उनकी दिल आज़ारी हुई है, ये सब कुछ होता रहा। अब और भी एविडेंस हैं, जिस तरह के ऑडियोज़ हैं, इनकी वीडियोज़ हैं, सब कुछ जो करते रहिए, प्लानिंग करते रहे, फिर कल जो इतराफ़ जुर्म उन्होंने कर लिया कि मैंने कहा था, ये बैक एविडेंस है। आपको क्या लगता है कि इसकी बुनियाद पर भी पार्टी बैन होगी और इसको होना चाहिए, या अभी हमें और खुदा ना ख्वास्ता किसी और चीज़ का इंतज़ार है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि एक बड़ी सियासी जमात है और उस सियासी जमात के एक लीडर हैं जिन्होंने कहा कि रियासत पे हमला कर दो। अब क्वेश्चन ये है कि उस सियासी जमात को चाहिए कि जो उनसे गलत स्टेप हुए हैं उसकी माजरत करें, ताकि उनको मुआशरा एक्सेप्ट करे, ना कि वो ये समझते रहें कि हम जो मर्जी रियासत के खिलाफ काम करते रहें तो रियासत उनको माफ कर देगी। मैं समझता हूँ कि जो उनसे गलतियां हुई हैं उसकी उनको माजरत करनी चाहिए। और दूसरा, ये जो बैन करने की बात है, ये पाकिस्तान में एक नेचुरल कंसेंसस पैदा करना चाहिए कि क्या ऐसी रियासत, ऐसी सियासी जमात जो जीएचक्यू पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला करे, उसका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होना चाहिए। क्या फौज पे तनकीद, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट पे तनकीद, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले ग्रुप को हम अलाउ करेंगे वो पार्लियामेंट में आके पार्लियामेंट और मुल्क के जो इंटरेस्ट है उसको सबोटेज करे? मैं समझता हूँ इसके ऊपर बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और पॉलिटिकल पार्टीज
इर्रिस्पेक्टिव, देखिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपके बड़े मसले हो सकते हैं, बट फॉर द कॉज ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉर कॉज ऑफ द कंट्री, मैं समझता हूँ इस पे थोड़ा इकट्ठा होना चाहिए। बाकी सियासत तो आप करते रहते हैं, थोड़ा मुल्क का भी सोच लें, ठीक है जी। इकोनॉमी को देख लें, आम आवाम को देख लें, मसाइल को इतने मुनासिब नहीं है जी। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपके वक्त आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ सियासी मामला पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रज़ा हारून साहब पीपल्स पार्टी से और पीटीआई से अहमद उवैस साहब। आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रज़ा साहब, आपकी ज़रा इजाज़त से मैं अहमद उवैस साहब से शुरू करना चाहूँगी। कानून पे भी गहरी नज़र रखते हैं। ज़रा मुझे बताइएगा अहमद उवैस साहब, बानी चेयरमैन पीटीआई ने ये जो खुद एतराफ़ कर लिया है कि 9 मई को जो कुछ हुआ, जो एहतजाज किया गया जीएचक्यू के सामने, और उसके बाद जो कोर कमांडर हाउस में जो कुछ होता रहा, जीएचक्यू के बाहर जो कुछ होता रहा, वो इंस्ट्रक्शंस बानी चेयरमैन पीटीआई ने खुद दी थी। हाँ, साथ उन्होंने ये कह दिया कि मैंने तो पुरअमन एहतजाज का कहा था। फिर कितना पुरअमन था पूरी दुनिया ने देखा। ये एक किस्म का एतराफ़ जुर्म है, क्या कहेंगे? भाई वहां तक जाने का इसलिए कहा था कि उन्होंने पकड़ा था, उन्होंने कहा एहतजाज करें। एहतजाज तो इंसान हर जगह प्रोटेस्ट करता है। जो आदमी के साथ ज्यादती होगी वो वावेला तो करेगा ना। वो वावेला करने के लिए ये कोई शजर ममनुआ तो नहीं है। हाँ, वहां पे जाके किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, किसी को जानी नुकसान पहुंचाना, किसी नेशनल प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसको करना, किसी की तस्लील करना, ये नाजायज है, गैर कानूनी है। इसकी इजाजत ना वो दे सकते थे, ना उन्होंने दी है, ना उनको देनी चाहिए थी। ये बात बिल्कुल पक्की है। फिर आपके लोगों ने बाजा के सब कुछ क्यों किया? और मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगी, आपने कहा कि आपने कहा किसी में किसकी तस्लील की गई, किसके वकार की तस्लील की गई? शोहदा के मुजस्मों की, फौजी तनसीबात की। वो इन्होंने नहीं की। वो जिन्होंने की होती तो आप एक सवा साल से उनका ट्रायल करके उनको सजा सुना चुके होते। सर, आपके लोग आप सुनिए ना, आप देखिए, आप एकदम से एक फैसला सादर ना कीजिए। आप आराम से मैं तो सवाल उठा रही हूँ, मैं कौन होती हूँ फैसला देने वाली? नहीं, आप सवाल उठाइए। जी जी, लेकिन मुझे उसका जवाब का पूरा मौका दीजिए। मैं आराम से आपको सारी तफसील बताता हूं। आपको मैं पूरा मौका दूंगी। फिर रज़ा हारून साहब की तरफ जाते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने कि बात ये है कि ये हमने तो अगर ये बात ना होती तो हम बार बार ये ना कहते कि आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, ताकि पता हो कि हु इज हु, किसी का क्या किरदार है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उनको जरूर सजा दी जाए। लेकिन इंक्वायरी से पता तो लगे कि कौन कैसे इन्वॉल्व है। रज़ा हारून साहब, आपके सामने पूरी सिचुएशन है। आप एक सीनियर सियासतदान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, मामला पे नज़र रखते हैं। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं पूरी सूरत हाल को? एक तो मान गए ना बानी चेयरमैन पीटीआई, दूसरा वहां पर जब वो गए तो पुलिस क्या करती उस टाइम पे? खुदा ना ख्वास्ता अपने लोगों पर गोली चलाती, उस टाइम पे फिर क्या हालात होते, कंट्रोल से बाहर हो जाते? तो क्या आप कैसे एनालाइज करते हैं? एक तो मैं अहमद उवैस साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, उनको मैं देखता हूँ हमारे बड़े सीनियर संजीदा किस्म के सियासतदान हैं, पीटीआई में है। ये जो वाक़े आ जाते हैं ना कि लीडर को बायोक और बायोक डिफेंड करना, ये इससे हम गुजर चुके हैं फिर, और बड़ी खराब सूरत हाल हो जाती है कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था, ये था। फिर हम खुद उनके लिए जो है वो जवाब ढूंढते हैं, उनकी बात को सच साबित करें, हक़ाइक़ को झुठला दें। ये बहुत सीनियर आदमी है, अच्छी तरह समझते हैं कि जब एक दफा उन्होंने इस बात पे इकरार कर लिया कि 9 मई को मैंने कहा था कि जीएचक्यू, भाई जीएचक्यू कोई रियासत का मतलब कोई पार्लियामेंट है, कोई वहां से इंसाफ, कोई अदालत है, कोई सूबाई असेंबली है, कोई वजीर आला का घर है जहां एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जीक्यूटिव के मामले आते हैं, या गवर्नर हाउस है, या प्रेस क्लब है जो आप मुजाहरे पे चले गए। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? किसी ने भी आपको अरेस्ट किया? अगर आपको रेंजर्स ने अरेस्ट किया तो रेंजर्स वाज एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर। आप सिविल पावर के पास जाएंगे ना, कोर्ट के पास जाते, मुजाहरा करते, तमाम चीजें आपका वेन्यूज। लेकिन आपने एक बात बड़ी कंसर्टेड बताई उन्होंने कि मैंने कहा था कि 9 मई को जीएचक्यू के पास जाओ, यानी कि इट्स वेरी सीरियस, इट्स अ कन्फेशन। और फिर उसके बाद जो मैं बयानात देख रहा हूँ, वो ये बयानात देख रहा हूँ कि जी उनका मतलब ये नहीं था, असद कैसर साहब कह रहे हैं उन्होंने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। नहीं भाई, जो उन्होंने कहा वो हमने सुना, और मतलब वहां पे पहुंचाने वाले वो थे ना, ये बात तो खुलकर उन्होंने मान ली। एक बात अब देखे ना, अगर आप कहीं क्राउड जमा करते हैं, अगर आप एक मजमा लगाते हैं, मॉब इकट्ठा करते हैं, फिर उस मॉब से अगर कोई गलती चले, मैं मानता हूँ आपका हमरा करने का इरादा शायद ना हो,
मैंने ये मान लिया। लेकिन जब आपने मॉब इकट्ठा कर दिया, इंसाइटमेंट कर दी, फिर वहां पे जो कुछ भी होगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अ पॉलिटिकल लीडर। आप कोई अरे गरे नत्थू खैरे नहीं है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आप पे जिम्मेदारी आएगी इस चीज की। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हमारा इरादा वायलेंस का नहीं था, लेकिन यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दैट सिचुएशन। आप ही ने तो इवेंट क्रिएट किया जो इंसिडेंट हुआ। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट अहमद साहब कर रहे हैं, यार अगर पुलिस ऐसे फायर खोल देती ना बन्नू में, अभी परसों खोल लेना चाहिए था ना उनको। कहा था सुबाई वजीर अला आपका अमीन गंडापुर, खोलता फायर, नहीं खोले जाते फायर। वो तो वैसे गायब रहे, वो तो अब मंजरे आम पर आए हैं, पहले गायब रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे थे मंजरे आम। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं फिजा कह रहा हूँ, अगर मैं अवैस भाई की ये बात मान लूं कि पुलिस को रोकना चाहिए था, तो रोकती ना पुलिस बन्नू में। हाँ, लेकिन नहीं, वहाँ पे नहीं रोक सकेंगे ना जहाँ आपकी गवर्नमेंट है। चले इसका जवाब ले लेते हैं आपकी इजाजत से। अहमद अवैस साहब वाकई, हाँ, बन्नू में आपकी पुलिस ने ये ऐसा क्यों नहीं किया जो आप पंजाब में एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप लाहौर में एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे? मॉब कंट्रोल करने का तरीका ये नहीं होता कि अवाम आ रही हो तो उसमें पुलिस इंतजामिया फायर खोल वो तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ, उसमें तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जी तो जी, ये हमारे अहमद भाई से पूरी हमदर्दी के साथ आई कैन अंडरस्टैंड इनकी पोजीशन जो है ना, कल इमरान खान साहब ने बहुत खराब कर दी है। अब इसको डिफेंस करना जो है ना, ये मैं मेरे भाई हैं, जो कुछ बोला कि मैं मान लूंगा, लेकिन इट्स इनडिफेंसिबल। नाउ ही हैज बेसिकली कन्फेस्ड टू क्रिएटिंग एन इवेंट, एन इंसिडेंट, एंड ही हैज बेसिकली कन्फेस्ड कि इट वाज अंडर हिज लीडरशिप। अब जो वाकया उसका जवाब सबूत शवाहिद अदालत। आपने बड़ी अहम बात की रज़ा हारून साहब, आपने कहा कि आप उस चीज़ से गुजर चुके हैं कि आप लोगों ने माजी में, आपके एक पुराने लीडर थे जिनको आप लोगों को तब डिफेंड करना पड़ता था, फिर एक टाइम ऐसा है कि आप लोगों ने छोड़ दिया। जी जी, अहमद अवैस साहब जी, बहुत आपने अपना नुक्ता नजर जो है बयान किया। देखिए, मैं बात ये कह रहा हूँ जी अहमद साहब कि ये जिसके ऊपर कंसेंसस जो होगा सबका, वो ये है कि कोर कमांडर हाउस के बाहर या जीएचक्यू के बाहर आके मॉब जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और कोर कमांडर हाउस के अंदर उन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया जाके। ये फैक्चुअल एस्पेक्ट है पोजीशन जो गवर्नमेंट के हैंड आउट के मुताबिक। अब सवाल ये है कि लिबर्टी मार्केट से कोर कमांडर हाउस तक का कुछ 6-7 किलोमीटर का रास्ता है। वो आप उस फुटेज को लीजिए जो डिफेंस इन्होंने। मुझे आपकी समझ नहीं आ रही कि आपके लीडर ने कहा जाए वहां पे, आपका वो जो लोग हैं वो जत्थे की सूरत में चले गए, फिर आप कह रहे हैं हमें रोका क्यों नहीं, हमें रोका क्यों नहीं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। रज़ा हारून साहब, मैं आपसे लड़ने आ रही हूँ, ठीक है, मैं कराची का टिकट लेके जहाज में बैठ के लड़ने आ रही हूँ और फिर मैं कहूँगी आप रोके मुझे। अच्छा, मैं एक बात मुझे बात करने देंगे, फिर आप मर्जी कीजिए। अहमद अवैस साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और हमें रोकें क्यों? आपने रोका नहीं तो कसूर आपका है। बात करने आप मुझे बात करने समझ नहीं आ रहा, मुझे प्लीज समझाएं। जी जी अहमद अवैस साहब, मैं समझा रहा हूँ आप ही को। जी 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 जी, इंतहाई अदब के साथ मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि आपके लीडर ने कहा जाएं जीएचक्यू के सामने जाके एहतजाज करें, कोर कमांडर हाउस के सामने जाके एहतजाज करें, आप लोग चले गए। अब आप कह रहे हैं कि हम तो करेंगे, हमें रोके। लीडर ने, सुनिए ना, लीडर ने ये कहा कि वहां जाके एहतजाज करें। क्या लीडर जो है वो उस यानी आप लोग चाह रहे थे कि उस टाइम पे कोई हंगामा हो जाए, आपको रोका जाए और बहुत बड़ा हंगामा हो जाए, फिर आपकी बात से तो ये भी खबर निकलती है। नहीं, या तो आप बोलेंगी या मैं बोलूंगा। मुझे सिर्फ आप ये बताएं, आपकी बात से क्या मैं कंक्लूड करूं कि आप लोग चाह रहे थे कि आप लोगों को रोका जाता, गोली चला के, डंडे बरसा के, आप ये चाह रहे थे? क्यों गोली चला के? फिर क्यों कह रहे हैं कि मैं रोका नहीं गया? आप बड़ा हंगामा चाह रहे थे, इससे भी बड़ा चाह रहे थे। इस किस्म के नैरेटिव बना के आप कौम को ना कौम पहले इससे नहीं, मैं कौन होती हूं नैरेटिव बनाने वाली? आप लोग खुद खबरें दे रहे हैं। आप लोगों के खिलाफ किसने नैरेटिव बनाना है? आप लोग खुद काफी हैं अपने लिए। कोई खबरें नहीं दे रहे, लेकिन आप अगर सुनना नहीं चाहती हैं तो अलग बात है। अहमद साहब, मुझे ये समझाएं कि आपके लीडर ने इतराफ़े जुर्म किया या नहीं किया? नहीं किया, ये कोई इतराफ़े जुर्म नहीं है। अच्छा, इसको कौन से इतराफ़े जुर्म कहता है? अच्छा, क्या वहां पे एहतजाज नहीं किया जा सकता? क्या आप एक ने गैर कानूनी तौर पर उसको पकड़ लिया तो अवाम अगर एहतजाज कर रहे हैं तो क्या उसको किस बात का उसमें गलत बात हो गई? गलत बात तो ये हो गई कि वहां जाकर तोड़ फोड़ करना, नुकसान पहुंचाना। उसके बाद कुछ शर्मिंदगी है, चले बताएं, चले आगे चलते। उसके बाद कुछ शर्मिंदगी है, आपकी पार्टी सोशल मीडिया पे क्या करती है? उसके बाद 1 साल मुकम्मल हो गया 9 मई को, फिर मैं आगे चलता और अब आगे जुलाई आ गया है।
आप मेरी बात सुनिए। आप 14 महीने हो गए हैं ना, जब तक 14 महीने के बाद भी आपकी पार्टी को अफसोस है, किसी ने बात शुरू की है तो बात सुनेगी। अच्छा अहमद उवैस साहब, सिर्फ जानना चाह रहे हो आप तो सीनियर है ना अपनी पार्टी में। सर आप सीनियर हैं, अच्छा प्लीज चलिए प्लीज 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 कंटिन्यू। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप उस फुटेज को देखें जो लिबर्टी से लेकर 7 किलोमीटर तक गई है। अच्छा। उस फुटेज के अंदर कितने लोग थे और कितना का वायलेंट का क्राउड था और कितना वहां पे ये सिचुएशन थी कि वहां उनको रोका नहीं जा सकता था। आप इससे पहले इतने वायलेंट क्राउड को कंटेनर लगा कर रास्ते रोकते नहीं कि नहीं पुलिस? क्यों नहीं अटेम्प्ट की रोकने की? क्यों फैसिलिटेट किया? समझ नहीं आ रहा। फैसिलिटेट करने वाले तो ये लोग थे। मतलब आप लोग चाह रहे थे कि चल भी आप रहे हैं, हुक्म भी आपके लीडर का है, जत्था बना के भी आप जा रहे हैं और आगे से कोई रोक क्यों नहीं रहा? मुझे मंतक की समझ नहीं आ रहा। अब अगली बात, आईटी आपका प्लान, आपका उस पे अमल दरामद भी किया गया और बढ़ चढ़ के किया गया, उसके बाद आप कह रहे हैं हमें रोका नहीं। अमल दरामद जिसने किया उनको तो ऊपर पहुंचा दिया, उनको तो इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया जिन्होंने अमल दरामद किया। और जो आईजी पुलिस था उसको अभी भी रखा हुआ है जिन्होंने अमल दरामद किया, ये फैसिलिटेटर थे। बात को आप अच्छा रज़ा हारून साहब, ठीक है मैंने अहमद साहब आपका पॉइंट सुना। रज़ा हारून साहब, ये पार्टी को बैन करने के हवाले से भी बातें हो रही हैं, जिस तरह कल ये एतराफ़े जुर्म किया गया, जाहिर बात उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कहा था पहले, ये बात भी वो नहीं मानते थे और बाकी एविडेंसेस भी हैं, तो क्या इसकी बुनियाद पर ही पार्टी बैन हो सकती है? मैं समझता हूँ कि नहीं, पार्टी पे बैन का तो आईन में बड़ा वाज़ेह एक आर्टिकल है 17, उसका मेरे ख्याल में सब क्लॉज 2 है। जब तक सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ आपके पास ऐसे वाज़ेह सबूत ना हो, कोई पार्टी काम कर रही है, जब तक आप उसको एक डिक्लेरेशन के जरिए बैन नहीं कर सकते। फिर वो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में जाता है विदिन 15 डेज, उनको फैसला करना होता है। तो बैन के लिए तो मैं नहीं समझता, क्रिमिनल एक्ट में बहुत जरूर समझता हूँ इसको। दूसरी बात ये है कि मेरा देखे ना, आज इतने दिनों बाद मैंने तो, या तो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गई इमरान खान साहब से कल कि उन्होंने कन्फेशन कर लिया कि 9 मई को उन्होंने कहा GHQ जाना। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि दुनिया में अहमद साहब बैठे हैं ना, खुदा की कसम मैं बोल रहा हूँ, दोबारा मौका मिले ना इमरान खान साहब ये बात भी नहीं करेंगे, इससे भी शायद यू टर्न ले लेंगे। और अहमद साहब को भी यू टर्न ले लेना चाहिए कि भाई हमारा इरादा वहाँ जाने का नहीं, क्योंकि GHQ जाने का तुक नहीं बनता ना। कोई किसी दुनिया में मुजाहरा जो है, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या आपकी कोर्ट्स काम कर रही हो और आप ऐसी जगह चले जाएं जिसका के बराह रास्त जस्टिस प्रोवाइड करने से, रिलीफ देने से कोई काम ही नहीं, तो ये तो मिसगाइडेड उनसे। अच्छा, फिर दूसरी बात, जो जाहिर है कोई लीडरशिप होगी ना, पॉलिटिकल लीडरशिप जो मौजूद होगी, पीटीआई की जास्मीन रशीद साहिबा थी, दीगर लीडरान थे, उनका फर्ज बनता था कि अगर वो क्राउड को वहां ले जा रहे हैं तो मिसमैनेज हो गया, क्या हुआ, ये सब तो बात आएगी। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सीरियस है। और पार्टी बैन का आपने पूछा, इस हवाले से इस चीज के अंदर जब तक कि आपको इसमें आप इंडिविजुअल्स को तो रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें एज अ पार्टी, एक ऐसी पार्टी को, बहरहाल पीटीआई के साथ अवामी सपोर्ट है, उसको बैन करना मैं नहीं समझता कि इसमें बैन की गुंजाइश बनती है। कोई और मामला हो इनके जिसमें कि सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी, ये 2 चीजें अहमद साहब मुझे करेक्ट करेंगे, 2 चीजें होती हैं जिसका कि अगर वो तो शवाहिद हो तो उस हवाले से फिर आप बैन की तरफ जाते हैं और अदालतें फिर उसको फिर अदालतों में रेफरेंस भेजा जाता है। ठीक है अहमद उवैस साहब, ये कल DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो डिजिटल दहशतगर्दी का उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह कुछ अकाउंट्स ऐसे ऑपरेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर जो बाकायदा डिजिटल दहशतगर्दी के मुतरादिफ है ना, जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और आपको भी पता है कि वो अकाउंट्स कौन हैं, कौन से हैं और किस पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए मेरी बात सुनिए, ये सारी प्रिटेक्स्ट हैं, ये बातें अगर डिजिटल अकाउंट को अब तो नहीं, ये जो कह रहे हैं कब से ऑपरेट हो रहे हैं। सवाल ये है कि ये उसके साथ अलाइन कर देना इज नॉट एनफ फॉर बैनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी। क्वेश्चन ये है कि जो हालात पैदा हुए में अभी, जिस तरह राजा साहब ने बात की है, हारून साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, डिजिटल दहशतगर्दी पे एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका जानना चाह रही हूँ कि जो कुछ सोशल मीडिया पे किया जाता है आपकी पार्टी की जानिब से भी, उसमें जाहिर बात आपकी पार्टी में भी समझबूझ रखने वाले लोग शायद उस चीज को कंडेम करें, आप आपकी उसकी मजम्मत करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये किसी इंस्ट्रक्शन पे नहीं कर रहे, ये लोग अपने तौर पे कर रहे हैं, उसमें बात जायज भी कर रहे हैं, बात नाजायज भी कर रहे हैं। तो सारे ही वो पीटीआई सपोर्टर क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आती। जो भी फौज पे तनकीद कर रहे हैं अकाउंट, जो भी इदारों पे तनकीद कर रहे हैं, वो पीटीआई का फॉलोअर है। पीटीआई के फॉलोअर तो इस वक्त एक मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, इतनी बड़ी आपने 3 करोड़ वोट में रहती पीटीआई को। तो सर वो सारे रियासत मुखालिफ हैं, लोग हैं। ये तो आप लोगों ने बड़ी बुरी ट्रेनिंग कर दी। आपने कहा कि फौज पे चढ़ दौड़े, मतलब ये ट्रेनिंग है पार्टी की?
नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर वो ज्यादातर अकाउंट्स पीटीआई के सपोर्टर्स की हुए ना, मेरा ये सवाल है आपसे। आ रही है जो इलेक्शन लड़के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। सर मेरा सवाल सिर्फ ये था, अहमद उवैस साहब वक्त की कमी है, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आप मजम्मत करते हैं उन अकाउंट से जिस तरह की ट्वीट्स की जाती हैं जो आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? इवन आपके अपने पीटीआई के अकाउंट से बहुत सी ऐसी ट्वीट्स होती हैं। रजा उनसा आपकी नजर से भी गुजरी होंगी, आप ट्विटर पे काफी एक्टिव रहते हैं रजा साहब। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि पीटीआई की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ऐसा अकाउंट खोला जाए। आपका जो अपना अकाउंट है वहां से भी अक्सर ऐसी सख्त ट्वीट्स आती हैं। रजा अरुण साहब आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी वो ट्वीट्स जो इनके अपने अकाउंट से भी आती हैं। लेकिन पार्टी लाइन नहीं है। रजा अरुण साहब वो पार्टी लाइन होती है, क्या होता है वो? मतलब वो सोशल मीडिया चलाने वाला जो बंदा होता है, हाँ मुझे वो याद आ रहा है वो बयान, वो जो आपके वो जो लोग थे उमर अयूब शायद रऊफ हसन, उन्होंने कह दिया था वो अजहर मशवानी से पूछे जाके। इससे बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो ये हो रही है ना कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि उसका प्रियम्बल ये कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सर कहीं जो आपकी पीटीआई सेक्रेटरीट में जो छापा मारा गया, पुलिस उसके बारे में ये दावा भी कर रही है अहमद उवैस साहब। उधर भी तो आपकी कोई डिसइंफॉर्मेशन लैब बनी हुई थी, हब बना हुआ था, वहां पे भी डेटा गलत किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। ये कौन कर रहा होगा ये मालूम, ये तो जब थॉर इंक्वायरी होगी और सर आपका दफ्तर था वहां पे, आप पीटीआई सेक्रेटरीट में कौन कर रहा होगा? पीपल्स पार्टी वाले कर रहे होंगे, पीएमएलएन वाले कर रहे होंगे, या जमात इस्लामी कर रही हो? सेक्रेटेरिएट में ऐसा कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान के मुतालिक या वो थ्रेटनिंग एटीट्यूड नहीं रख सकता, ना कोई पाकिस्तान और सर शवाहिद आ रहे हैं ना सामने, फिर अभी खुद बात कर सकता। अच्छा रजा आएंगे तो चलो आए ना। रजा साहब जो पीटीआई सेक्रेटरीट में सारा कुछ आप तो नहीं कर रहे थे रजा साहब? वेट करेंगे, हम वेट करेंगे वो ये तो फैब्रिकेट करेगी जी, जो वहां से निकाल के ले गए वो फैब्रिकेट करेंगे। चलिए ठीक है रजा साहब सामने आ जाएगी बात। जी रजा साहब, पीटीआई के दोस्तों का डायलेमा ये है कि पीटीआई के दोस्त जो हैं वैसा पॉलिटिकल पार्टी ऑपरेट नहीं करते। पीटीआई के जो ज्यादातर लोग हैं वो वैसा फैन क्लब या एक ग्रुप ऐसे से एक्टिवेट होते हैं और करते हैं। उनके अंदर कंट्रोल का फुकदान है बहुत ज्यादा। आपने सुना होगा इनका जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अभी खैर बेचारे अरेस्ट भी हो गए रऊफ साहब, कि वो एक दफा प्रोग्राम में कहते हैं सोशल मीडिया अकाउंट इवन पीटीआई के अकाउंट से उन्होंने अपनी लात ताल्लुकी कर ली कि मैं नहीं जानता वहाँ क्या होता है। जब उन्होंने कहा वो अजहर मशवानी या पता नहीं कौन इनके वो जो चलाते हैं उनसे पूछे। नहीं हो सकता, इसलिए कि इनकी पार्टी का अपना जो आइन है उसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी है कि वो सोशल मीडिया अकाउंट की पाबंदी और उसका नैरेटिव बिल्ड करना और उसके ऊपर मॉनिटर करना उनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी, यानी रऊफ हसन साहब की जिम्मेदारी। चलिए जी अहमद उवैस साहब आपका लास्ट कमेंट मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी फरमाइए आप किस इशू के ऊपर लास्ट बात है? वो 9 मई का पूछ रहे हैं ना, 9 मई पे जो कन्फेशन हो गया उस पे एक शेर है कि राह पर उनको लाए हैं 9 मई का कन्फेशन। भाई वो कन्फेशन नहीं है, मैं तो पहले बार आपसे कह रहा हूँ उसको कन्फेशन जो है किसी तरीके से गिना नहीं जाएगा, पता लग जाएगा आपको बाद में। अभी ट्रायल शुरू होगा, अब सामने आएगी बातें, डिटेल आएंगी सारी। चलें जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, बहुत भैया जी वक्त की कमी है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।